हिंदुस्तान की शायद ही कोई कक्षा हो जिसमें कभी भी प्रसाद के अलावा, प्रसाद को छोड़ करके कुछ पढ़ाया जाता हो। जब भी कोई उच्च स्तर का पाठ्यक्रम बनता है या बनाया जाता है, प्रसाद उसमें अनिवार्य तौर पर कहानीकार के रूप में या नाटककार के रूप में या कवि के रूप में उपस्थित रहते हैं। ऊंची कक्षाओं का तो खैर कोई सवाल ही नहीं है, वहां तो वो नाटककार और कवि के रूप में उपस्थित रहते ही हैं। इसलिए प्रसाद पर अगर हम लोग चर्चा न भी करना चाहें तो विश्वविद्यालय के लिए यह अनिवार्य धर्म जैसा है। वो प्रसाद को हिंदी की कक्षाओं में छोड़ करके किसी तरह की उपाधि वितरित नहीं कर सकता। तो प्रसाद हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण है, खासतौर से 3 विधाओं में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है: कविता, नाटक और कहानी। लेकिन शेष जो साहित्य, जिसको रचनात्मक या सृजनात्मक साहित्य कहते हैं, वो तो हर जगह पढ़ाया जाता है, हर कक्षा में लगभग पढ़ाया जाता है। मैं समझता हूं कि 8वीं 9वीं से लेकर के और वो उच्च स्तर तक उसका अध्ययन अध्यापन किया जाता है। प्रसाद को पढ़ाते हुए अगर समझदार अध्यापक हैं तो उनकी चेतना की पंखुड़ियां भी खुलती हैं और विद्यार्थी भी उसे अपने आसपास के अनुभवों में शामिल करने में समर्थ हो पाते हैं। आज जो विषय मैंने आपको कहा कि वो प्रसाद की ऐतिहासिक चेतना पर मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो उस संबंध में सबसे पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर किसी जाति से ये को अपने आप से खुद ये पूछना हो कि आखिर हम क्या हैं, हमारी परंपरा क्या है, हमारी विरासत क्या है, तो ऐतिहासिक चेतना के पास हमें जाना पड़ेगा। आपके पूरे जो भारतीय साहित्य है उसमें जब कभी कोई 2 आदमी अपरिचित मिलते हैं तो 2 शब्दों का आपस में व्यवहार जरूर करते हैं। एक व्यवहार तो ये करते हैं कि आपका कुल क्या है और आपका शील क्या है। ये हमेशा आप देखेंगे, चाहे आप रामायण ले लीजिए, महाभारत ले लीजिए, कालिदास के नाटक ले लीजिए, काव्य ले लीजिए, सब जगह जहां 2 अपरिचित मिलेंगे। और मैं आपको याद दिलाऊं कि कामायनी में भी जब श्रद्धा ने पहली बार देखा मनु को, तो सवाल उठ रहा है, पहला ही छंद है, कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर। ये जो है हमेशा आपका परिचय पूछा ही जाएगा। इसलिए जब किसी लेखक को यह चिंता व्याप्ति है कि हम अगर भारत के लोग हैं तो हमारा परिचय क्या है, तो उसे इस सवाल का जवाब भी खोजने की चिंता करनी पड़ती है। प्रसाद हमारे ऐसे ही बड़े लेखक हैं। एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर किसी जाति का इतिहास नहीं है तो फिर वह जाति अपनी पहचान को ठीक से कायम नहीं कर सकती। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे जो राष्ट्र कवि थे और माने जाते हैं, मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने पहला ही सवाल उठाया भारत भारती में, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। ये जो सवाल है बहुत सपाट लगता है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और अपने इसी सवाल को उठाने के कारण संपूर्ण भारत के लोगों ने उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी और वैसा सम्मान दिया और आज भी देते हैं। ये एक बहुत बुनियादी सवाल है। उसमें मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आजकल जो सबाल्टर्न स्टडीज हो रही हैं
उनके एक अध्येता हैं सुदीप्त कविराज। उन्होंने एक वाक्य लिखा है कि जाति अस्मिता की पहचान के बगैर कोई भी जाति अपने को, अपनी परंपरा को, अपने पुरखों को पहचान नहीं सकती। लेकिन ये किस माध्यम से पहचानेगी, कैसे पहचानेगी? इसके लिए सुदीप कविराज ये लिख रहे हैं कि बगैर इतिहास बोध के नहीं पहचान सकती। तो ये बहुत आज मौजूद सवाल है हमारे लिए भी, और आज की स्थितियों में तो और भी मौजूद है, क्योंकि हमको कई कई जातियों में, कई कई धर्मों में, कई कई टुकड़ों में बांटा जा रहा। इसलिए जिम्मेदारी खासतौर से साहित्य के लोगों की, विशेषकर हिंदी साहित्य के लोगों की, या बांग्ला साहित्य के लोगों की, या मराठी साहित्य के लोगों की है कि वो अपनी जातीयता की पहचान को फिर से कायम करें और अपने समाज को बताएं कि तुम्हारी असली पहचान क्या है। मैं इसलिए कह रहा था, उन्होंने कही थी कि जिसका इतिहास खो जाता है उसकी पहचान खो जाती है। तो इसलिए इतिहास चेतना कोई साधारण सी बात नहीं है जो केवल कक्षाओं में सवाल और उसका इस्तेमाल। सोचना पड़ेगा कि प्रसाद के संदर्भ में अगर हमारे मित्रों ने ये जिज्ञासा प्रकट की है कि हम प्रसाद, तो ये बहुत जरूरी जिज्ञासा है, और एक प्रकार से हमको नए सिरे से जो हमारी मूर्छा है उसको तोड़ने की जिज्ञासा भी है। अब इस संदर्भ में जब हम प्रसाद के, तो मैं आपको याद दिलाऊं, एक बहुत बड़ा विवाद प्रेम आया था। प्रेमचंद ने 30 के आसपास स्कंदगुप्त नाटक उठाया था कि जयशंकर प्रसाद तो गड़े कि आखिर प्रेमचंद जैसे बड़े लेखक को, जो बाद में प्रेमचंद और प्रसाद की बहुत गहरी मित्रता हुई और प्रसाद ने निरंतर उनके स्वास्थ्य की, उनके लेखन की चिंता की, और प्रेमचंद की मित्रता का हाल ये बाद में बना आदमी है और उनसे मिलते ही दोस्ती हो, लिखा कि हमारे जो निर्देशक हैं वह चाहते हैं कि आप सीता पर कोई काव्य लिखें जिस पर वो फिल्म बनाए। हालांकि प्रसाद जी ने खैर नहीं लिखा, लेकिन प्रेमचंद ये कहते थे कि प्रसाद गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, वही प्रेमचंद बाद में प्रसाद से अतीत के महान व्यक्तित्वों पर लिखने का अनुरोध कर रहे थे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह सवाल उठाया था प्रेमचंद ने, और यह सवाल भले ही प्रेमचंद ने क्षमा मांग ली हो और खत्म हो गया हो, लेकिन खत्म हुआ नहीं, क्योंकि फिर प्रेमचंद के अलावा इस सवाल को मुक्तिबोध ने उठाया। आज सुबह हमारे आयोजक मित्रों ने, खासतौर से सूर्यनारायण जी ने यह सवाल उठाया था कि प्रसाद अतीत में जाकर ये क्या करते हैं, और ये कहीं इनका अतीत राग तो नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हाँ, उनका अतीत राग है। अगर राग बहुत खूबसूरत चीज है तो प्रसाद का अतीत राग भी बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन उसके अर्थ को हमें समझना होगा कि प्रसाद का अतीत राग क्यों है, किस लिए। और मैं आपसे कुछ कहूं इस बारे में, इससे ज्यादा बेहतर होगा कि मैं मुक्तिबोध
का कहा हुआ आपको याद दिलाऊं कि मुक्तिबोध प्रसाद को लेकर के, उनके इतिहास बोध को लेकर के, उनके पुराण लेखन को लेकर के क्या कहते हैं। एक बात तो कहते हैं कि मैथिली शरण गुप्त भी अतीत की तरफ जाते हैं, लेकिन उनको पढ़ते हुए हमें अतीत के प्रति मोह तो होता है, राग तो होता है, लेकिन उस अतीत से हमें शक्ति प्राप्त नहीं होती, प्रेरणा प्राप्त नहीं होती, ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। प्रसाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो हम उस अतीत में जाकर के हमें अपनी राष्ट्रीय महत्ता का बोध कराते हैं। एक बात। दूसरी बात, वो कहते हैं कि गुलाम भारतवर्ष जो था, प्रसाद अतीत में जाकर उस वर्तमान गुलाम भारतवर्ष को ये याद दिला रहे थे कि तुम्हारी विरासत क्या थी, तुम्हारे पुरखे क्या थे, तुम्हारी परंपरा क्या थी, तुम्हारा पौरुष बोध क्या था, और उस पौरुष बोध की बार बार वो याद दिलाते हैं। वो क्या था इसे मैं आगे चल करके उनके काव्य पर और नाटक पर जब आऊंगा तब आपसे कहूंगा, लेकिन जो मुक्तिबोध कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रसाद जो है वो एक प्रकार से हमारी सांस्कृतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए अतीत में जा रहे हैं। हमारी सांस्कृतिक आवश्यकता क्या थी? अब इस पर अगर मैं कुछ कहूं तो आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कभी आप का मन हो अपनी संस्कृति और उसकी परंपरा को जानने की बहुत इच्छा हो, तो आप कम से कम दिनकर जी की जो बहुत प्रचलित किताब है और बहुत प्रिय किताब है, संस्कृति के 4 अध्याय, उसका अध्ययन जरूर कीजिए। उसमें दिनकर जी ने खास बात लिखी है नवजागरण के संदर्भ में कि ये जो सांस्कृतिक चेतना पैदा की नवजागरण ने, हमें नए सिरे से हमें अतीत को समझने, क्योंकि हमको तो कहा जा रहा था हमारे देश को कि हम लोग सभ्यता से बहुत पीछे के लोग हैं, गणिरीय हैं या चरवाहे हैं या जादू टोना करने वाले लोग हैं, हमारे पास और कुछ नहीं है। तो उस स्थिति में मुक्तिबोध ने कहा कि प्रसाद ने अतीत में जाकर के हमें हमारी परंपरा का बोध कराया। अब सवाल यह है कि क्या परंपरा भी इतिहास का हिस्सा है? तो मैं कहना चाहूंगा कि हाँ, परंपरा के बगैर तो इतिहास बन ही नहीं सकता, और इतिहास बगैर परंपरा के खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इतिहास कुल मिला के पारंपरिकता का ही तो समारोह है। इसलिए इस बात को समझ के रखना है कि प्रसाद अगर अतीत में जा रहे हैं तो बकौल मुक्तिबोध वो नए भारतवर्ष को जो अपनी आजादियों की तरफ बढ़ रहा है, पाना चाहता है, उसको प्रेरित करना चाहते हैं। अतीत उनके लिए शक्ति संचय का केंद्र है, ऊर्जा का केंद्र है, प्रेरणा का केंद्र है, और अतीत एक प्रकार से अपने आप को पहचानने की का माध्यम भी है, सेतु है। इसलिए मुक्तिबोध कह रहे हैं। ये प्रेमचंद और मुक्तिबोध दोनों को मैंने जो अभी उद्धृत किया, और मैं ये बता दूं कि मुक्तिबोध ने अपनी रचनावली के 5वें खंड में 40वें पेज पर एक निबंध लिखा है कि साहित्य में पौराणिक और ऐतिहासिक संदर्भ। इसलिए बता दे रहा हूं कि अगर कभी आपको मन हो तो पढ़ लीजिए। मैं तो बहुत संक्षेप में और बहुत सरलीकृत करके बता रहा हूं, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो मुक्तिबोध ने बहुत ही गहरी जिम्मेदारी के साथ प्रसाद के उस इतिहास बोध को वहां रेखांकित किया है। अब तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि प्रसाद को यह चिंता क्यों थी, तो इसमें तो बहुत सीधी सी बात है कि प्रसाद को ही अकेले चिंता नहीं थी। ये जो हमारे विश्वविद्यालय खड़े किए जा रहे थे काशी में और अलीगढ़ में, उन लोगों को भी ये चिंता थी। ये चिंता आर्य समाज के प्रवर्तक दयानंद को भी थी। ये चिंता महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज से जुड़े हुए रानाडे को भी थी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अकेली प्रसाद की चिंता नहीं थी, ये उन तमाम बुद्धिजीवियों की, चेतना धर्मियों की चिंता थी जिसे प्रसाद हिंदी में पहली बार ठीक ठाक ढंग से ला रहे थे।
इसलिए प्रसाद को लेकर के हमारे कुछ वामपंथी मित्रों ने, अति प्रगतिशील मित्रों ने जो उनका अर्थ लगाया है, तो मुझे लगता है कि उनको दोबारा पढ़ना चाहिए। हालांकि मैं इसमें भी कह देना चाहता हूं कि इसमें जैसे डॉक्टर रामविलास शर्मा ने प्रसाद के इस अतीत राग को खूब अच्छी तरह समझा है, मुक्तिबोध ने तो खैर समझा ही है, और मुक्तिबोध ने विशेषकर ये बात कही है कि जो प्रसाद के नाटक हैं वो हमारे लिए, हमारी अस्मिता की पहचान के लिए बहुत जरूरी हैं। अब मैं खुद प्रसाद के पास आता हूं और उनके एक निबंध, जिस पर पूरी किताब का नाम ही है काव्य और कला तथा अन्य निबंध, इसकी चर्चा करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि शुक्ल जी ये बार बार कह रहे थे कि जो छायावादियों का रहस्यवाद है, ये रहस्यवाद जो है ये सेमेटिक है, ये सूफियों वगैरह से, पश्चिम वगैरह से लिया गया है नहीं है। और शुक्ल जी ने बहुत खींच कर, बहुत दुख से, बहुत गुस्से से ये कहा है कि जो गुलाम होते हैं वो कभी ना अपनी भाषा बोलते हैं ना अपने कपड़े पहनते हैं, वो अपने मालिकों के उतारे हुए कपड़ों को पहनकर बहुत गौरव का अनुभव करते हैं। रहस्यवाद पर लिखते हुए जो बहुत लंबा निबंध है चिंतामणि भाग 2 में, शुक्ल जी ने ये सब बातें की हैं और आग्रह किया है छायावादी कवियों से, खास तौर से क्योंकि रहस्यवादी वही थे कि आप अपनी जमीन पर लौटें। अपनी जमीन का मतलब अपनी चेतना, अपनी बुनियादी चेतना की जमीन पर, अपने इतिहास बोध के पास लौटें, और इसके बगैर आपकी अपनी पहचान कुछ नहीं हो सकती। तो मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि जरा आप कभी कभी प्रसाद का जो निबंध है बहुत महत्वपूर्ण, जिस पर किताब का नाम ही रखा गया है काव्य और कला तथा अन्य निबंध, इसको आप जरा देख लें कि प्रसाद वहां क्या कह रहे हैं शुक्ल जी को लेकर। शुक्ल जी ने भी कला और संस्कृति के चिंतन में काफी योगदान किया है और उनके बारे में तो कोई विवाद ही नहीं है, वो हमारे महानतम आचार्यों में से हैं। लेकिन प्रसाद कई जगह उनसे असहमत हैं। प्रसाद ने पहले तो ये असहमति जाहिर की, और असहमति क्या जाहिर की, रहस्यवाद वाले प्रसंग पर उन्होंने, प्रसाद जी ने सीधे सीधे ये कहा कि ये जो शुक्ल जी की झुंझलाहट है वो बेमानी है, और शुक्ल जी की जो झुंझलाहट है वो बेमानी है। असल में प्रसाद जी कहना ये चाहते हैं शुक्ल जी से कि आप हमें दोष लगा रहे हैं, हमारे मत्थे मढ़ रहे हैं कि हमें अपने इतिहास का और अपनी परंपरा का, अपनी जातीय स्मृतियों का बोध नहीं है। से कहता हूं कि हमें तो है। स्वरूप विस्मृति आपको, ये प्रसाद जी शुक्ल जी को लेकर कह रहे हैं पहले ही निबंध में, क्योंकि शुक्ल जी ने लिख दिया था कि भारतीय साहित्य में कहीं पुरुष वीरा नहीं है, और प्रसाद जी ने इस बात को लिया और उन्होंने कहा कि फिर अगर पुरुष वीरा नहीं है तो कालिदास के ग्रंथों में कैसे ही पुरुष वीरा आया। और यहां मैं आपको याद दिलाऊं कि प्रसाद का आंसू भी पुरुष वीरा ही है, स्त्री वीरा नहीं है। माना यह जाता है कि प्राय स्त्रियां ही अपने विरह का निवेदन करती हैं, लेकिन जो कालिदास का मेघदूत है उसमें क्या है। नागार्जुन की कविता अगर आप याद करें इस वक्त, कालिदास सच सच बतलाना, तो उसमें भी नागार्जुन ने इन सब बातों को बहुत सांकेतिक ढंग से, लेकिन बहुत खूबसूरत ढंग से उस कविता में कहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रसाद ने इस शब्द को उठाया है कि स्वरूप विस्मृति किसको है, हम छायावादियों को है या स्वयं हिंदी के आलोचकों को है। यह वो स्तर था जो बहुत ही गहरे विद्वान थे, जानकार थे, जिनका बहुत विशद अध्ययन था दोनों महानों का, उनमें यह संवाद हो रहा था। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रसाद
को स्वरूप विस्मृति नहीं थी। असल में शुक्ल जी को एक जिद और भ्रम सा हो गया था कि ये छायावाद का जो सहस्रवाद है, रहस्यवाद है, ये हमारा अपना नहीं है। मैंने कोई रिकॉर्ड तो नहीं देखा, लेकिन ऐसा सुना, हमारे कुछ अध्यापक बताया करते थे। किस अध्यापक ने बात कही, शायद डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी ने बताई या किसने बताई, लेकिन मुझे याद आ रही तो मैं आपसे शेयर कर लेना चाहता हूं। और उन्होंने ये कहा कि ये जो प्रसाद हैं, उन्होंने ये कहा कि एक बार ऐसी गोष्ठी हुई इसी रहस्यवाद को लेकर, जिसमें प्रसाद भी उपस्थित थे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी उपस्थित थे। और प्रसाद ने वहां रहस्यवाद की काफी पैरवी की और उसके बारे में कहा। तो शुक्ल जी ने उठ करके एक ही वाक्य उसके जवाब में कहा था कि ठीक है कि प्रसाद जी जो कह रहे हैं कि दर्शन में है, उपनिषद में है, भक्ति के काव्यों में है, मेरा कहना यह है कि हिंदी काव्य में कहां है। मैं खुद ये कहना चाहता, हमारे पुरखों ने किसी काम की शुरुआत नहीं की, किसी विचार की शुरुआत नहीं की, तो उससे क्या हमारा यह अधिकार खत्म हो जाता है कि हम उसको एक नई विधा में उसकी शुरुआत न करें? और क्या छायावादियों ने अगर किया तो क्या हिंदी आलोचना ने, जो परवर्ती हिंदी आलोचना थी, उसे स्वीकार किया कि नहीं किया? तो जवाब आपके सामने है कि हम सब लोग रहस्यवाद को पाठ्यक्रम के तौर पर भी पढ़ाते हैं, उसकी चर्चा भी करते हैं। और रहस्यवाद की सबसे बड़ी कवित्री महादेवी को तो हम इसीलिए पढ़ाते हैं कि हम अपने हिंदी विद्यार्थियों को और उसके माध्यम से पूरे हिंदी समाज को ये समझा सकें कि भाई रहस्यवाद भी हमारी कविता का एक बहुत प्रधान अंग है। तो जो मुख्य बात मैं कह रहा था, वो मुख्य बात ये कह रहा था कि ये जो प्रसाद जी कह रहे हैं शुक्ल जी को लेकर स्वरूप विस्मृति, इसको उन्होंने बाद में चल करके रहस्यवाद वाले निबंध में भी कहा और स्वरूप विस्मृति को ने फिर दोहराया और दोहरा करके ये कहा कि असल में शुक्ल जी जो हैं, कोई ठिकाना नहीं कि कब कह दें कि जो हमारे वेद हैं वो भी सुमेरियन डॉक्यूमेंट्स हैं। ऐसा उन्होंने व्यंग किया है, हल्का सा व्यंग किया है शुक्ल जी पर। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शुक्ल जी की जो दृष्टि थी इतिहास बोध की, उसको इस स्वरूप विस्मृति से जोड़ करके देखना पड़ेगा। क्योंकि स्वरूप विस्मृति क्या है? स्वरूप, जिसका स्वरूप अपने आप में ही भूल जाए कि मैं क्या हूं। अब इसकी याद एक और मैं दिलाना चाहता हूं आपको, अचानक मुझे याद आ गया तो मैं आपको दिला दे रहा हूं। निराला का तुलसीदास वाला जो मनोवैज्ञानिक खंड काव्य है, उसमें उनके तुलसीदास जब अपनी पत्नी रत्नावली से मिलने जाते हैं और अर्धरात्रि में जाते हैं, तो आप ये देखें कि रत्नावली का जो पारा है वो गुस्से से, क्योंकि बगैर बुलाए किसी दामाद का अपनी ससुराल में पहुंच जाना, ये हमारी परंपरा में बहुत अपमानजनक माना जाता है। और माना जाता है कि वो कामांध हो गया इसलिए चला आया है। ठीक है ना? तो रत्नावली उनसे क्या कहती है, धिक दाए तुम यो अनाहोत अनाहूत, माने हमने बुलाया नहीं, हमारे घर वालों ने, हमारे पिता ने, हमारे भाई ने, हमारी माँ ने तो तुम्हें बुलाया नहीं, और तुम अपनी पहचान भी भूल गए। जिसके बाद निराला लिखते हैं, जागा जागा संस्कार प्रबल, रे काम गया तत्क्षण वह जल। कभी कभी स्वरूप विस्मृत होने से हम अपनी आप पहचान खो जाती, और जब स्वरूप की स्मृति हो जाती है, बोध जो नहीं है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब आज की स्थितियों में जो जिस समाज में आज हम जी रहे हैं, आज हम भारतीय होकर कम जी रहे हैं, हिंदू होकर ज्यादा जी रहे हैं, हिंदुओं में सबसे ज्यादा शाक्त होकर जी रहे हैं, वैष्णव होकर कम जी रहे हैं, जबकि गांधी वैष्णव थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, शाक्त इसलिए कह रहा हूं कि शाक्त में हिंसा चल सकती है,
लेकिन वैष्णवों में हिंसा नहीं चल सकती। लेकिन ये पूरा का पूरा समाज जिसमें हम आप जिंदा हैं और हम रह रहे हैं और रहने का अभ्यास कर रहे हैं, उसमें तो असहिष्णुता और हिंसा ये प्रमुख हो गई। तो इसलिए इतिहास बोध और स्वरूप विस्मृति जरूरी है। अब जरा आप आए कि ये जो अस्मिता की पहचान है, इस अस्मिता की पहचान के लिए हमको और क्या क्या करना चाहिए। तो अव्वल तो हमको पहले अपनी पूरी परंपरा में, दार्शनिक परंपरा में, बौद्धिक परंपरा में जाना चाहिए और उसको उस दोनों परंपराओं में बगर गए हुए हम यह नहीं समझ सकते कि वस्तुतः हमारा परिचय क्या था, हम कौन लोग हैं। मैं इसी संदर्भ में प्रसाद जी का जो नाटक है स्कंदगुप्त, उसका जो समूह गीत है, आप जरा इसको याद कीजिए। समूह गीत जहां सब लोग मिल करके गा रहे हैं, अंतिम पृष्ठों पर है वो, और वो कह रहे हैं, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नाश, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। उस गीत में प्रसाद जी कई मुद्दे उठाते हैं। हम कितने क्षमावान थे, हम कितने पौरुषवान थे, हमने कभी किसी की जमीन छीनी नहीं, हमने हमेशा दान दिया तमाम लोगों को, अपना जीवन कुर्बान करके लोगों को आजादियां दी, और यहां तक कहते हैं कि हमने चीन को धर्म का दान भी दिया, क्योंकि बौद्ध धर्म भारत से ही चीन गया था। न केवल चीन गया बल्कि जापान भी गया, श्रीलंका भी गया, दक्षिण पूर्व एशिया में कई जगह गया, गया तो खैर पश्चिम में वो ईरान तक भी था। प्रसाद की सारी जो जाति माने स्मृतियां हैं वो उनको कुरेद कुरेद कर उस गीत में ला रही हैं, और प्रसाद हर चीज को गिना रहे हैं। यहां तक कि प्रसाद ने वो सवाल भी उठाया, जो लोग कहते हैं कि आर्य पश्चिम से आए थे, बाहर से आए थे। उसमें प्रसाद जी ने कहा, एक वाक्य उसमें कहा, कहीं से हम आए थे नहीं, हमारी जन्मभूमि थी यहीं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रसाद जहां जहां से बोल रहे हैं वो एक प्रकार से हमें हमारे स्वरूप की याद दिलाने के लिए बोल रहे हैं, और इसे समझने की कोशिश हमको इसलिए करनी चाहिए कि कई कई राजनीतिक स्थितियों में कभी कभी बहुत सारी राजनीतिक सत्ताओं के बीच में हम अपने आप को भूलने लगते हैं। इसीलिए आप याद करें कि ये जो विस्मरण हो जाता है समाज को, तो 74 में दुष्यंत कुमार जैसे भोपाल निवासी कवि को वो गजल लिखनी पड़ी कि कहां तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, और कहां चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ये जो दुष्यंत कुमार कह रहे हैं वो वस्तुतः याद दिला रहे हैं 14 अगस्त 1947 की उस रात की, जब हमारे प्रथम आधारभूत प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, कब कोई झोपड़ी अंधेरे में नहीं रहेगी। उसकी याद दिला रहे हैं वो किसको? उनकी पुत्री इंदिरा गांधी को। और जो गजल लिखी है उसमें सीधे सीधे अपने हस्तलिपि में उन्होंने लिखा है श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो कवि जो कभी अपनी जाति की चेतना को लोगों तक पहुंचाने का काम न करे, वो तमाम तरह की विचारधाराओं की बात तो करे, लेकिन वो जमीन न दे जिस पर वह हमारी जाति खड़ी हो सके, तो आप बताएं वो लेखक हमारे कितने दिन काम आएगा? क्योंकि हमारे पांव के नीचे तो कोई जमीन ही नहीं है। हम केवल हवा में तैर रहे हैं, विचारों के आकाश में तो तैर रहे हैं, लेकिन आधारभूत जमीन तो हमारे पास है ही नहीं। तो लेखक और कवि का ये काम
काम है कि वो हमें आधारभूत जमीन मुहैया कराए, इसलिए प्रसाद बार बार स्वरूप विस्मृति की बात कर रहे हैं। अब आप जरा आ जाएं कि प्रसाद के जो नाटक हैं, जो कुछ कहानियां हैं और कविताएं हैं, मैं क्रमशः इनमें आपको पहले याद दिलाता चलूंगा कि प्रसाद क्या कहना चाहते हैं और क्या जरूरत है। इसी बीच प्रेमचंद ने एक और बात कही। इससे मित्रों मैं यह समझता हूं कि प्रेमचंद प्रसाद के प्रत्येक शब्द पर बहुत आतुर रहते थे पढ़ने के लिए, निगाह गड़ाए रहते थे और हमेशा ये देखा करते थे कि प्रसाद जी क्या लिख रहे हैं और उसका मतलब क्या है। अतीत वाले मुद्दे पर प्रेमचंद ने फिर एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि अतीत में जाने में सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है कि हम उस युग के रहन सहन, उस युग के जीवन आचार, उस युग के मान ये प्रेमचंद कर रहे हैं, क्योंकि जहां तक मैंने प्रेमचंद का अध्ययन किया है, मुझे हिंदी साहित्य में इतना साफ सुथरे मन वाला कोई आदमी दिखता नहीं। प्रेमचंद जो हैं, अगर कोई गलत बात भी कह रहे होंगे तो उसको भी वो उसी साफ सुथरे मन से कह रहे होंगे जिसमें उनका कोई अलग कुछ इंटेंशन नहीं है, अलग आशय नहीं है, वो बल्कि अपनी अज्ञानता में कह रहे हैं। लेकिन यहां तो प्रसाद जी से डायलॉग करते हुए कह रहे हैं कि आप अतीत में जाएंगे तो ठीक, लेकिन आप हमें यह बताएं कि आप मान लीजिए 2000 साल के पहले जाते हैं या आज के 1800 साल पहले जाते हैं, तो वहां कौन से लोग कैसे रहते थे, किस भाषा में बात करते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, इसका चित्रण चरित्रों के संदर्भ में आप कैसे करेंगे। और मैं आपसे कहूं कि विशाख जो प्रसाद जी का नाटक है, उसकी भूमिका में प्रेमचंद का बगैर नाम लिए हुए प्रसाद जी ने इस बात पर चिंतन किया और चिंतन करते हुए उन्होंने एक लिखा है। मुझे तो इन दोनों की बातचीत में बड़ा आनंद इसलिए आता है कि ये अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना उत्तरदायित्व महसूस कर रहे हैं। और जो लेखक अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति कोई उत्तरदायित्व ही महसूस नहीं करता, वो चाहे कितना भी खूबसूरत लिखे, कम से कम मेरे जैसे पाठक और विद्यार्थी के लिए तो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं। क्योंकि साहित्य अगर केवल मनोरंजन का साधन है, वक्त काटने का साधन है, तो ऐसे साहित्य की जरूरत क्या है। और क्या शुक्ल जी ने ये सवाल उठाया है कविता क्या है निबंध में कि आप बताइए कि वाल्मीकि, वेद व्यास, कालिदास क्या हमारा मनोरंजन करने के लिए लिख रहे थे। तो मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि साहित्य केवल साहित्य के लिए, साहित्यवाद के लिए मत किया कीजिए। हमारे इन कवियों ने जीवन को बदलने के लिए साहित्य किया है और हम साहित्य के लिए साहित्य कर करके जिंदा रहना चाहते हैं, तो मैं आपके मुगालते को भी दूर करना चाहता हूं कि वो संभव नहीं। साहित्य के लिए साहित्य करना आत्मघात करने जैसा मामला है। तो इसलिए मैं फिर आना चाहता हूं कि प्रसाद जी विशाख नाटक में क्या कह रहे हैं, उसकी भूमिका में। वो कह रहे हैं कि हाँ मुश्किल है, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है और कोशिश करने पर हम कम से कम 70% या 60% वहां तक पहुंच जाते हैं। हम ये दावा नहीं करते, लेकिन चूंकि हमें अपनी परंपरा को ट्रेस आउट करना है, खोजना है, उसको पहचानना है, इसलिए हमें जाना तो पड़ेगा। और जाना इसलिए पड़ेगा कि बगैर जाए हुए हमको अपने स्वरूप का बोध होगा ही नहीं। इसलिए प्रसाद जो कह रहे हैं वहां स्कंदगुप्त नाटक में जो गीत लिख रहे हैं कि कहीं से हम आए थे नहीं, हमारी जन्म भूमि थी यहीं, तब उसका मतलब है आज तो एक राजनीतिक नारा बन गया है कि हम विश्व गुरु हैं और लेने को सब पश्चिम से ले रहे हैं। बुलेट ट्रेन जापान से आ रही है, माने हम विश्व गुरु भी हैं
और हमको दूसरों के ज्ञान लेने में ही अपना महत्व समझ में आ रहा। इसी से आप समझ लें कि हम किस प्रकार के विश्वगुरु आज हैं। इससे बेहतर तो हमें आजाद होने के समय का जमाना याद आता है, जब हम ये देखते थे कि हमारे यहाँ तरह तरह की संस्थाएं बन रही हैं और एक नया भारत नए सिरे से खड़ा किया जा रहा। लेकिन वहां यह भी था कि हम तटस्थता की नीति पर चलेंगे, और दूसरी बात यह कि हम शांति के शांति और सहयोग की नीति पर चलेंगे, विश्व बंधुत्व की, प्रेम और भाईचारे की नीति पर चलेंगे, और हम सब जातियां और सब धर्म मिल करके एक नया भारतवर्ष बनाएंगे। तो उस स्थिति में मैं कहना चाहता हूं कि ये जो प्रसाद कह रहे थे, वो इसीलिए कह रहे थे कि स्वरूप का बोध बहुत जरूरी है। क्योंकि इसी से जब कोई जाति अपना स्वरूप भूल जाती है, जिसको रत्नावली ने कहा, कैसी रचना कैसे विराम पर आए, कि ईश्वर ने तुम्हें किस लिए रचा था और क्या करने आ गए हो। तभी तो निराला को अपने स्वरूप का बोध, तुलसीदास को अपने स्वरूप का बोध हुआ। और ये केवल तुलसीदास को ही नहीं हुआ। प्रसंग आया है तो मैं आपसे ये भी कह दूं, थोड़ा सा गप मारने का हक भी बोलने वाले को दिया जाना चाहिए, कि निराला को ठीक से खड़ी बोली नहीं आती थी। वो दो ही भाषाएं जानते थे, या तो बंगला और या बैसवाड़ी। बंगला इसलिए महिषादल में उनका लालन पालन हुआ, तो बंगला उनके लिए आम बात थी। और घर में बैसवाड़ी बोलते थे, अवधि, तो वो उनको मालूम था। लेकिन खड़ी बोली वो ठीक से नहीं लिख सकते थे। जब उनकी पत्नी मनोरमा देवी ने उनसे कहा कि बहुत बड़े कवि तो बनते हो, लेकिन तुम्हें खड़ी बोली तो आती नहीं, तो केवल ये तुलसीदास के साथ रत्नावली वाला मामला नहीं है, निराला के जीवन का भी अपना मामला है। और फिर निराला ने जैसी खड़ी बोली लिखी, उससे आप परिचित हैं। कभी कभी पत्नियां भी चाहें तो अपने पति के जीवन में इस तरह का सहयोग करके उनको उनके स्वरूप की याद दिला सकती, लेकिन ज्यादातर पत्नियां ऐसा नहीं करती, क्योंकि स्वरूप की स्मृति हो जाएगी तो ये घर परिवार से ज्यादा कुछ समाज के बारे में, संसार के बारे में सोचने लगेगा। तो खैर, जाने दीजिए, एक एक गप था जो मैंने आपको सुना दिया। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि विशाख नाटक में ये सब लिखने के बाद प्रसाद जी जो इससे बाद में दो तीन नाटक लिखते हैं, खासतौर से तीन नाटकों की चर्चा मैं आपसे करना चाहूंगा। एक नाटक तो जो है स्कंदगुप्त, जो प्रायः एमए की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है और बहुत अच्छा माना जाता है मंचन की दृष्टि से भी। दूसरा नाटक है जो बहुत काव्यात्मक है और महाकाव्यात्मक है, चंद्रगुप्त। वो कक्षाओं में, हमारी कक्षा में तो खैर था, क्योंकि हम लोग आचार्य वाजपेयी के विभाग में थे और आचार्य वाजपेयी ही प्रसाद के सबसे बड़े बुनियादी आलोचक थे। और हिंदी के सारे आलोचकों ने जब भी प्रसाद की चर्चा की, चाहे नामवर सिंह हो चाहे मुक्तिबोध हो, आचार्य वाजपेयी को बगैर रेफर किए आगे नहीं बढ़ते। तो मैंने ये कहा कि उन्होंने चंद्रगुप्त नाटक रख दिया था, हम लोगों के पाठ्यक्रम में स्कंदगुप्त भी रखा था। लेकिन प्रसाद जी का एक और नाटक है ध्रुव स्वामिनी। आप जरा इन नाटकों की भूमिकाएं पढ़िए। इतनी लंबी लंबी भूमिकाएं प्रसाद लिख रहे हैं स्कंदगुप्त की, चंद्रगुप्त की, और इतनी गहरी, क्रांतिकारी और परिवर्तनकारी भूमिका वो लिख रहे हैं ध्रुव स्वामिनी की, कि अगर इन भूमिकाओं को आप नहीं पढ़ते तो मुझे लगता है आपने प्रसाद के नाटकों को समझा ही नहीं। आप जरा कभी प्रसाद को पढ़ते हुए इनकी भूमिकाएं जरूर पढ़िए। जैसे कि अपने यहां माना जाता है कोई विक्रमादित्य था, विक्रमादित्य के नाम से कैलेंडर भी चलता है, विक्रम शताब्दी वाला। तो सीधी सी बात है कि विक्रम शती अगर 57 साल ईसा से पहले है, तो इसका मतलब है वो कोई व्यक्ति होगा जो ईसा से पहले पैदा हुआ होगा, तभी तो विक्रम संवत चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अगर उस विक्रमादित्य को हम चौथी शताब्दी में लाएंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से जोड़ के, तो फिर विक्रम संवत को भी हमें 400-500 साल पीछे लाना पड़ेगा।
तो इसलिए प्रसाद जी ने जो स्कंदगुप्त नाटक लिखा उसमें ये इस बात को काफी माने तर्कपूर्ण ढंग से खोजा और उत्तर दिया कि विक्रमादित्य कौन था, और ये जो विक्रमादित्य है ये इसका असली नाम क्या था, तो उन्होंने स्कंदगुप्त नाम दिया। दूसरी बात उसी में चंद्रगुप्त नाटक में उठाते हैं कि ये मौर्य क्या क्षत्रिय थे? नहीं, मैं फिर से पीछे जानूंगा। स्कंदगुप्त नाटक में एक और बात प्रसाद जी कहते हैं, क्योंकि उससे आप परिचित हैं इसलिए मैं उसको कह दूं लौट करके, कि वो जो मातृगुप्त का वाला सवाल उठाते हैं कि मातृगुप्त ही का मोहन राकेश का जो नाटक है उसमें सीधे सीधे हाँ ठीक है, सुनाई पड़ रही है। तो मैंने कहा कि सुनाई पड़ रही ना सूर्य नारायण जी? हेलो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उन सच्चाइयों को फिर से नए सिरे से वो तलाश रहे हैं। चंद्रगुप्त सर नाटक सुनाई में पड़ वो रही है, और सवाल लेके आवाज आ बैठ रही है गए सर। हैं। ठीक है, धन्यवाद। हाँ एक और सर, सवाल लेके बैठ गए हैं आवाज आ रही है। कि उन सच्चाइयों को फिर से ठीक है, सुन लिया मैंने। चंद्रगुप्त नाटक में एक और सवाल लेकर वो बैठ गए हैं कि ये जो मौर्य हैं ये क्या वस्तुतः मूरा नाम की दासी से हैं? इसको भी उन्होंने अपने इतिहास बोध से निकाला है कि वस्तुतः ये धार के परमारों के वंशज हैं, उसी खानदान के लोग हैं। आप उसकी भूमिका पढ़ेंगे तो वहां आपको पता चलेगा। इस तरह का प्रसाद एक अपने नाटकों की भूमिकाओं में शोध भी करते चल रहे हैं। अब आजकल की शोध की बात जाने दीजिए, हम लोग खुद करवाते हैं, जानते हैं कि उसकी असलियत क्या है। उसकी असलियत यह है कि अगर साल भर में 5,000 शोध ग्रंथ या 10,000 शोध ग्रंथ उपाधियां दिलवाते हैं तो उनमें से मुश्किल से एक दो ऐसे होते हैं जो छपने लायक और पढ़ने लायक होते हैं। लेकिन प्रसाद की भूमिकाएं जो हैं उस तरह की शोध वाली भूमिकाएं नहीं हैं। वस्तुतः वे हमें अपनी पहचान कराने वाली भूमिकाएं, हमें इतिहास में भी ले जाते हैं प्रसाद। और प्रसाद का जो ज्ञान है, जिसमें महादेव वर्मा ने लिखा है कि उनके पास तो बहुविध ज्ञान था और व्यापक ज्ञान था। बहुविध भी था। बहुविध का मतलब उनको काव्य परंपरा का, दर्शन की परंपरा का, इतिहास की परंपरा का, कलाओं की परंपराओं का, इन सब का पूरा ज्ञान था। ये महादेव वर्मा कह रहे हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि एक कवि होना और छायावाद के प्रसाद हो जाना वो कोई सबके बूते का रोग नहीं है। इसलिए प्रसाद भूमिकाओं में वो एक प्रकार से शोध करके तब वो नाटकों में प्रविष्ट कर रहे हैं। इसलिए उनका ध्यान केवल नाटक पर नहीं है, वस्तुतः उस नाटक की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि पर भी है। इसलिए प्रसाद के नाटक के बारे में हमारे गुरुदेव आचार्य वाजपेयी ने लिखा है कि प्रसाद के नाटक काल्पनिक बिल्कुल नहीं है, वो ऐतिहासिक हैं और सांस्कृतिक हैं। ये दो शब्द वो कहते हैं। उनकी जो पुस्तक है जयशंकर प्रसाद, जो प्रसाद पर पहली आलोचना पुस्तक है, जिसको केंद्रित करके मुक्तिबोध ने कामायनी एक पुनर्विचार में बार बार उसका जिक्र किया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस पुस्तक में इस बात को प्रसाद कहते हैं और इसे हमको
याद रखना चाहिए कि चंद्रगुप्त नाटक हो या स्कंदगुप्त नाटक हो या ध्रुव स्वामिनी हो, कई लोग हमारे बहुत जो अपने को बहुत क्रांतिकारी मानते हैं साहित्यकार, उनको यह भी भ्रम रहता है कि हम तो बहुत क्रांतिकारी हैं, क्योंकि हम एक खास प्रकार की वैचारिक क्रांति का साथ लग करके हम अपनी कविता लिख रहे हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रसाद इस तरह के क्रांतिकारी नहीं थे। प्रसाद की क्रांति का नमूना आप देख लीजिए कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में ध्रुव स्वामिनी जो है वह रामगुप्त की पत्नी है, रानी है वो, लेकिन वो किसी भी स्तर पर, मानसिक से लेकर शारीरिक स्तर पर भी रामगुप्त को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और जो डायलॉग लिखा है प्रसाद जी ने कि स्त्रियों को आप समझते क्या हैं, वो उनके भाग्य का निर्णय आप नहीं कर सकते, और इसे ध्रुव स्वामिनी ने करके दिखा दिया। लेकिन प्रसाद को यह भी लगा कि अगर मैं इसको बहुत स्वच्छंदता से लिखूंगा, इसलिए उन्होंने पूरा शास्त्र उद्धृत किया वहां कि किन स्थितियों में एक विवाहिता पत्नी दूसरे से विवाह कर सकती है। जरा उसकी भूमिका आप देखें। बहुत सारे लोग आज स्त्री विमर्श कर रहे हैं। चंद्रगुप्त नाटक में जो सुवासिनी और कार्नेलिया की बातचीत है स्त्रियों को लेकर के, मैं इन स्त्री विमर्श करने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या कभी उस विमर्श को भी उन लोगों ने ध्यान से पढ़ा? कार्नेलिया पूछ रही है सुवासिनी से कि तुम विवाहिता स्त्रियों को क्या समझती हो, और सुवासिनी जवाब दे रही है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, ना सुवासिनी, न कार्नेलिया पूछ रही है, न सुवासिनी जवाब दे रही है। दोनों प्रसाद के कल्पित पात्र हैं या ऐतिहासिक पात्र हैं, लेकिन यही कहा होगा, न कहा होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन प्रसाद तो कह रहे हैं। सवाल फिर से दोहरा रहा हूं कि कार्नेलिया कह रही है कि तुम विवाहिता स्त्रियों को क्या समझती हो, सुवासिनी जवाब दे रही है, धनियों के आमोद का कटा छटा शोभा वृक्ष, कोई डाली स्वच्छंदता से बढ़ी कि कुतर दी गई। ये विवाहिता स्त्रियों की नियति बयान कर रहे हैं प्रसाद। अब विवाहिता स्त्रियां अपने बारे में सोचें और स्त्री विमर्श के बारे में, प्रसाद के बारे में सोचें कि ध्रुव स्वामिनी और सुवासिनी ये कैसे जवाब दे रही हैं। ये प्रसाद की स्त्रियां हैं। प्रसाद की स्त्री है जो हिमाद्रि तुंग श्रृंग लेकर गा रही है, अलका। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये प्रसाद की ही स्त्री है। तो मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं कि चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, प्रसाद के यहां हर चरित्र अपने स्वरूप में है, और प्रसाद उसी स्वरूप में गुलाम भारत के नागरिकों को पाना चाहते हैं कि इसी शर्त पर तुम्हें आजादी मिलेगी। आजादी मुफ्त में नहीं मिलती। इसलिए आप देखें कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त में, नाटक में चंद्रगुप्त से कहा, एक वाक्य कहा जिसको मैं अपने जीवन में भी हमेशा याद रखता हूं। उन्होंने कहा, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। ये जो महत्वाकांक्षा का मोती है, चाहे वो आजादी का हो और चाहे किसी और चीज का, चाहे नए भारत का निर्माण का हो, आपको एक खास दृष्टिकोण से निर्मम भी होना पड़ेगा। इसलिए आपको मैं याद दिलाऊं कि अब मुझे याद नहीं आ रहा ये किसने कहा, निराला ने कि प्रसाद ने, लेकिन ये बात कही गई है कि अगर कली को फूल बनना है, उसकी कोमलता की रक्षा के लिए कांटों का होना जरूरी है। ये कविता में कहीं कहा गया है, लेकिन अब मुझे याद नहीं है, लेकिन है ये कहीं कहा गया।
तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रसाद किस किस जगह से बोल रहे हैं। प्रसाद ने बुद्धिजीवियों के बारे में भी कहा, क्योंकि प्रसाद के यहाँ जो चाणक्य है वो वैसे तो ब्राह्मण है ही, लेकिन वो ब्राह्मणों में मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस समय जितने ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों में जिसको सुजात ब्राह्मण कहते हैं, उनके बीच में वो कुजात ब्राह्मण था उस समय के ब्राह्मणों की दृष्टि में। क्योंकि आप जरा देखें चंद्रगुप्त नाटक में या जो चाणक्य सीरियल आया है उसमें कितने ब्राह्मणों ने चाणक्य का साथ दिया। सब लोग तो व्याकरण, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र पढ़ाने में लगे थे, लेकिन प्रसाद का जो चाणक्य है वो क्या कहता है, अमात्य राक्षस से और अमात्य वरुण से वो उसको फुसलाने के लिए जा रहे हैं जेल में, और उससे कह रहे हैं कि तुमको हम जेल से बाहर ले आएंगे, तुम हमारे वार्तिक, हमारे वो जो हमने किताब लिखी है उसका वार्तिक लिख दो। चाणक्य क्या कहता है, वो ठीक वाक्य मुझे याद नहीं, लेकिन जो वो कहना चाहता है उसको मैं अपने शब्द में आपसे कह रहा हूं कि ब्राह्मण होकर मुझे कुत्ते का पाठ पढ़ाना चाहते हो? मैं शास्त्र प्रणेता हूं, मैं कोई टिप्पणीकार और व्याख्याकार नहीं हूं। और शास्त्र प्रणेता का मतलब आप जानते हैं, अभी भी 4-6 साल से एक नया संविधान शास्त्र बनाया जा रहा है, और उसी से फिर हमारी जीवन रेखा तय होगी, जीवनचर्या तय होगी। चाणक्य वो कह रहा है कि मैं एक नया मगध साम्राज्य बनाना चाहता हूं, मैं उसके शास्त्र रचना में लगा हुआ हूं, मैं तुम्हारी किसी किताब की टिप्पणी करने और संपादन करने नहीं जा रहा हूं। और ब्राह्मण का काम ये नहीं है, अन्य तमाम ब्राह्मणों से वो अपने को अलग करता है। यह भी प्रसाद की ऐतिहासिक चेतना है कि एक बुद्धिजीवी को क्या करना चाहिए। बुद्धिजीवी सिर्फ वो हो सकता है जो अपने समय के सबसे कठिन सवाल से आंखें चार करे। वो बुद्धिजीवी नहीं हो सकता कि 10 किताबें पढ़ के 5वीं उगल दे। बुद्धिजीवी लोहिया थे, गांधी थे, नेहरू थे, बुद्धिजीवी ये लोग थे, या योगी अरविंद थे, दयानंद। हम सारे लोग हैं, लेकिन बुद्धि को जी नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए ये भी बात मैं कह रहा हूं उनके नाटकों के संदर्भ में कि प्रसाद के नाटकों को पढ़ते हुए इस बात को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा आपने कि प्रसाद ने जो नाटक लिखे हैं उनका मकसद क्या है। वस्तुतः वो उसी इतिहास बोध में जा रहे हैं, लेकिन उनका इतिहास बोध क्या है, इसे मैंने कुछ उदाहरणों से आपको समझाया कि वहां उनके यहाँ स्त्री क्या है, उनके यहाँ राजा क्या है, ब्राह्मण क्या है, बुद्धिजीवी क्या है, शौर्य किसे कहते हैं, पराक्रम किसे कहते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि उनके नाटकों को इस दृष्टि से पढ़ा जाना बहुत जरूरी है कि उनकी इतिहास चेतना क्या है। अब मैं कुछ उनकी कविताओं के बारे में कहना चाहूंगा, और उसमें सबसे पहले मैं शुरुआती कविताओं का जिक्र करूंगा, कामायनी का बाद में जिक्र करूंगा। ये जो उनकी कुछ कविताएं हैं, प्रसाद की कुछ कविताओं की याद मैं आपको इसलिए दिलाऊंगा कि वो बहुत जानी पहचानी है। उसमें से एक कविता की शायद आपको याद न हो, जो कानन कुसुम में है, शिल्प सौंदर्य। वो जो सूरजमल जाट नाम का एक व्यक्ति है जो बड़ा बहादुर था और जिसको कोई भी मुगल हरा नहीं पा रहा था, वो अचानक एक युद्ध के दौरान कोई मस्जिद पड़ती है, उसे तोड़ना चाहता है वो, और उस मस्जिद पे पहुंच के उसको तोड़वा रहा है, वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो अचानक उसकी निगाह उसके शिल्प पर जाती है, और शिल्प पर जाने से वो गदगद हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है, करे इतना खूबसूरत शिल्प है इस मस्जिद का, तो मुझे नहीं तोड़ना चाहिए। और फिर वो याद करता है कि न जाने कितने मंदिर, पुस्तकालय इसी तरह से ध्वस्त किए गए और हमारा इतिहास विलुप्त हो गया। तो यह भी हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, शिल्प का हिस्सा है, हमारा सांस्कृतिक गौरव है, शिल्प गौरव है।
इसलिए मैं इसे नहीं तोड़ता। आप प्रसाद को जरा देखिए कि उनका हिंदूवाद क्या है। दूसरी कविता की याद मैं दिलाना चाहता हूं, महाराणा का महत्व। महाराणा का महत्व में अब्दुल रहीम खान खाना की पालकी वहां से गुजर रही है जहां महाराणा का शिविर लगा हुआ है, और महाराणा के पुत्र अमर सिंह और उनके जो अन्य सरदार हैं, वो उस पालकी को, शत्रु दुश्मन की पालकी को अपने नियंत्रण में ले लिया है। आपकी क्या आज्ञा है? तो महाराणा का पारा एकदम 7वें आसमान में चढ़ जाता है और वो अपने पुत्र से और उस सरदार से कहते हैं कि क्या राजपूतों का धर्म भी तुम भूल गए कि एक रमणी को तुम अपहरण कर रहे हो? यह जानते हुए महाराणा ये भी कह रहे हैं कि तुम इस खुशी में लाए हो ना कि वो हमारे शत्रु की शिविर की स्त्री है। तो स्त्री है केवल, चाहे वो शत्रु की हो चाहे मित्र की हो, उसके साथ तुम्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए इसे समझ लो, और इसको उसी सम्मान के साथ उस शिविर तक बहुत अपने अंगरक्षकों के साथ पहुंचाओ। कविता यहीं खत्म नहीं होती। उसके आगे जब वो, और पत्नी तो रहीम खान खाना की थी, आप रहीम खान खाना से परिचित हैं। रहीम खान खाना से जब उसने कहा तो उसने एक बात और कही कि ऐसे भले आदमी, इसे महान आदमी से तुम लोग लड़ रहे हो, उसको परेशान कर रहे हो, उससे युद्ध कर रहे हो। तुम कोई बहाना बनाकर अपना सेनापति तो छोड़ो और निकल जाओ कश्मीर की तरफ और अकबर से क्षमा मांग लो। खान खाना दरबार में जाते हैं और दरबार में जाने के बाद वे अकबर से बहाना करते हैं कि मुझे कुछ दिन, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं कश्मीर जाना चाहता हूं, कुछ दिन का अवकाश मुझे दे दीजिए। तो अकबर तो जैसे थे आप जानते हैं कि वो महान थे, उन्होंने इस बात को पकड़ा कि ये कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और रहे हैं। तो उन्होंने अंततः उनको कहा कि आप जो कहना चाहते हो वो कहो। तो उन्होंने कहा कि हमारी पत्नी के साथ ऐसा ऐसा हुआ, बेगम के साथ, और अब मेरा मन नहीं है कि महाराणा से युद्ध करूं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रसाद जो कविता को समाप्त कर रहे हैं वहां, तो अकबर कह रहा है कि हाँ, भले ही वो हमारी बात मानने को राजी ना हो, लेकिन आज से उसके साथ युद्ध बंद। ये जो हिंदू मुसलमान के रिश्तों को प्रसाद ने लिया है, शिल्प सौंदर्य से लेके महाराणा का महत्व में, उसका मतलब क्या है? प्रसाद कैसा हिंदुस्तान चाहते थे? कविता तो बहुत साथ के इतिहास की चेतना को देखिए कि जिस जमाने में हम प्रवेश करने वाले हैं, वो जमाना 1000 साल से रहने वाली उन जातियों का भी जिनसे हम घुल मिल गए हैं, जिनकी भाषा, जिनका पहनावा, जिनका रहन सहन, जिनका खान पान, बहुत कुछ हमारे करीब आ गया है और बहुत कुछ हम उनके करीब चले गए हैं। हमारे स्थापत्य, हमारा संगीत, सब आसपास चला गया है, एक हो गया है। तो अब अगर हमको आगे रहना है तो प्रसाद किस सपने को बुन रहे हैं हिंदुस्तान के, इस पर विचार किया जाना चाहिए। ये उनका इतिहास बोध का बोध था। जैसे इलियट ने कहा कि जिस पोएट में, जिस कवि में, जिस लेखक में हिस्टोरिकल सेंस नहीं रहता, वो कवि या लेखक कोई कवि और लेखक नहीं है, उसका लेखन बहुत सार्थक नहीं हुआ करता। तो प्रसाद के बारे में मैं कहूंगा कि उनका जो इतिहास बोध था वो ऐसा ही इतिहास बोध था। आगे जरा चलें तो मैं उनका जो, प्रसाद का जो लहर संग्रह है, उसमें 3-4 कविताएं हैं जिनकी याद मैं आपको दिलाना चाहता हूं। ये बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि महाराणा मुग्ध, उसी
स्मरण से मेरी कलम जो है वो सार्थक और धन्य हो उठती है। आज भी लोग महाराणा को याद करते हैं, लेकिन प्रसाद वाले संदर्भ में याद नहीं करते। लेकिन प्रसाद ने जिस संदर्भ में महाराणा को ले जाके रखा है और देखा है, उससे महाराणा का गौरव तो बढ़ता ही है, रहीम खान खाना और अकबर का गौरव भी बढ़ता है। आज तो हम एक दूसरे को नीचा करके अपना गौरव बढ़ाने में लगे हैं। तो प्रसाद के दिमाग में, उनके इतिहास बोध में, हमारे इतिहास बोध में फर्क कितना है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता था कि उस कविता को देखिए। उसके बाद फिर वो एक कविता लिखते हैं, पेशोला की प्रतिध्वनि। उदयपुर में एक झील है जो राजमहल के पिछवाड़े है, जिसको वहां लोकल भाषा में पिछोला कहते हैं। उसकी प्रतिध्वनि आ रही है, महाराणा को पुकार रही है वो झील। देखो कैसा समय आ गया है कि लड़ने भिड़ने वाले लोग जो हैं, मालिकों के कपड़े पहन के, उनकी भाषा बोलकर, उनका रंग ढंग सीख कर उन्हीं का अनुसरण करने लगे। एक तुम थे जिसने सारे मेवाड़ की आजादी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, अपना परिवार बलिदान कर दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन तुमने अपनी स्वाधीनता को, अपनी आजादी को, अपनी संप्रभुता को हर कीमत पर कायम रखा। अब आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रसाद क्या उस वक्त मुगलों के बारे में कह रहे हैं? हमारे कई मित्र ऐसा कहते हैं कि वो मुगलों के बारे में कह रहे हैं, लेकिन वो मुगलों का जमाना तो नहीं था भैया, अंग्रेजों का जमाना था। इसलिए उनके लिए कह रहे हैं प्रसाद, क्योंकि वो इतिहास को गा नहीं रहे थे, वो इतिहास बोध से संपन्न थे। इसलिए हमारा इतिहास बोध बता रहे थे कि महाराणा जिस तरह से अपनी आजादी के लिए लड़े थे, उस तरह ब्रिटिशों से, गोरों से हमें अपनी आजादी के लिए लड़ना चाहिए। ये बात जो प्रसाद की इतिहास बोध में है, ऐतिहासिक चेतना में है, इसकी राष्ट्रीयता पर कभी आप विचार कीजिएगा। क्योंकि राष्ट्रीय काव्य तो अलग है, लेकिन एक बड़े आलोचक ने लिखा है कि राष्ट्रीयता केवल राजनीतिक आंदोलन से जुड़ना नहीं है, बल्कि राष्ट्र की उस सांस्कृतिक विरासत की चेतना को अपने काव्य में और लेखन में उतारना है, जिससे हमारा ये देश पहचाना जाता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इस पर भी आप विचार करें कि आखिर प्रसाद क्या कर रहे थे। फिर प्रसाद ने दो कविताएं और लिखी, उनमें से एक है शेर सिंह का समर्पण, और दूसरी कविता है प्रलय की छाया। प्रलय की छाया ऐतिहासिक दृश्य से पहले है, वो अलाउद्दीन खिलजी के जमाने की बात है, और पद्मिनी वाली जो घटना घटी है उससे पहले की है। जैसे जैसे वो गद्दी पर बैठा, तैसे उसने भारत विजय का संकल्प किया, तो उसने गुजरात भेजा सबसे पहले, क्योंकि गुजरात बहुत उस समय मालदार प्रदेश था। मालदार तो खैर अब भी है। तो उस स्थिति में मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रसाद ने भेजा अपने सैनिकों, सिपाह सालारों को। तो वहां खैर वो राजा तो कर्णदेव जो है पलायन कर गया, लेकिन जब वो अपनी रानी के साथ कहीं बीच में पलायन करते हुए सो रहा था, तो अचानक फिर उसको पकड़ने की कोशिश की गई, तो अपनी 6 महीने की बेटी को लेकर तो भाग गया, लेकिन रानी छूट गई जिसका नाम कमला था। तो रानी कमला जो है, उसको इतना अभिमान था अपने रूप का, कि वो मानती थी, कह रहा हूं, प्रसाद जी ने बहुत खूबसूरत भाषा में कहा। मैंने यहां तक वो कह रहे हैं प्रसाद जी कि मेरी जो केश राशि है वो समुद्र की तरंगों की तरह लहरा रही थी। ये उसका माने रूप गर्भ था, सुंदर थी वो, इसमें कोई संदेह नहीं। तो वो कहती है उस सेनापति से कि मुझे ले चलो, मैं गुजरात की रानी कमला हूं। लेकिन जिस समय वो ये बात कह रही थी, उसके मन में ये बात थी कि वहां मैं कटार निकालूंगी, और जब अलाउद्दीन खिलजी मुझसे प्रणय निवेदन करने आएगा तो मैं उसे मार दूंगी। लेकिन धीरे धीरे उसकी महत्वाकांक्षा जोर मारने लगी, और उसका वो संकल्प धीरे धीरे फिसलने लगा,
और अंत में जाकर के वो उसकी रानी बनी अलाउद्दीन खिलजी की। प्रसाद जी ने बहुत सारी मनोवैज्ञानिक स्थितियों की चर्चा की है, लेकिन उस चर्चा के साथ प्रसाद जी ने यह भी बात कही है कि अंततः उसे इसका पछतावा रहा, उसको पछताना पड़ा, क्योंकि उसका जो बचपन का सहचर था वही सहचर वहां आया उससे संदेश देने, और वो भी कैद कर लिया गया, और इसने माफी मांगी उसके लिए कि इसकी जान बख्श दो। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि रानी की पहली आज्ञा है इसे मुक्त कर दो। बाद में वो उसने इस्लाम स्वीकार जी को उसके एक गुलाम ने, मलिक काफूर ने, बीमारी की दशा में लाचार होकर के खत्म किया। मारा तो नहीं, लेकिन वो ऐसा कर दिया कि वो अपने आप गया वो। और उसके बाद उसके पूरे खानदान को इस रानी कमला के उस सेवक ने मारा जिसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। मानिक नाम था उसका। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब उसने ये कर लिया, मानिक ने सफाया कर दिया पूरे खिलजी वंश का, तब उसने कहा कि तुम्हारा रूप जो है जीवित अभिशाप है। और उस समय उसके मन में फिर ग्लानि पैदा होती है, पश्चाताप पैदा होता है, और वो सोचती है कि मैंने अपने देश के लिए, अपनी परंपरा के लिए, अपने विरासत के लिए जो मैं संकल्प लेके आ गई उसको भूल गई मैं, और ये मेरा सबसे बड़ा अपराध है। और मुझे आज जीवन में कुछ नहीं मिला, मेरी जिंदगी पूरी तरह से एक माया स्तूप थी। तो जो लोग देश के प्रति इतना का निर्वाह नहीं कर पाते, प्रसाद जी वो बात वहां कह रहे हैं। कभी अवसर आएगा, अब तो मैंने अपनी किताब में ये सब चीजें लिख दी हैं, आप किताब आएगी तो उसमें पढ़ लेंगे कि मैंने हमारे मित्र राजेश जोशी ने कहा कि वो कविता जरा बड़ी उलझी हुई है, उसको पकड़ने में नहीं आ रही है। तो फिर मैंने 2-3 महीना लग करके अब मेरी किताब जो आ रही है जाति अस्मिता के कवि और जयशंकर प्रसाद, उसमें वो सारी कविता डिस्कस है। तो खैर वो तो जब आएगी तब आप पढ़ लेंगे। यहाँ तो मैं आपसे बातचीत करने के लिए बिल्कुल गैर समीक्षात्मक भाषा में बात कर रहा हूँ। यूं समझिए कि मैं एकदम सड़क पर खड़े होकर आप मित्रों से बात कर रहा हूँ। दूसरी कविता उनकी शेर सिंह का सत समर्पण है। ये ब्रिटिश काल की कविता है। पिछली कविता खिलजी काल की है। हिंदुस्तान में अब ऐसे भी ज्ञानी लोग पैदा हो गए हैं जो सारे इस्लाम काल को मुगल काल मानते हैं। मुगल 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 मुगल, अयोध्या के मुद्दे ने उसको और कुछ जोड़ दिया है। चाहे बाबर अयोध्या गया हो ना गया हो, लेकिन तोड़ा उसी ने। तो उस स्थिति में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाबर ने जो खुद लिखा है हिंदुस्तान के बारे में, और जो उसने अपनी वसीयत लिखी हुमायूं के लिए, उसको कोई नहीं पढ़ने जा रहा है कि यहाँ हिंदू लोग रहते हैं, उनका ख्याल रखना, उनकी भावनाओं को कभी को चोट न पहुंचाना। ये वो हुमायूं को कह रहा है, और वही जाकर के मंदिर भी तोड़वा रहा है अयोध्या में वही। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि ये सब तो बातें हैं, ठीक है, राजनीति चलती रहती है। हम साहित्य के लोगों को अपनी चेतना कहीं गिरवी नहीं रखनी चाहिए। तो उस रूप में मैंने ये कहा कि जो शेर सिंह का सत समर्पण है, आप अभी टीवी पर भी राणा राजा रणजीत सिंह पर एक धारावाहिक आ रहा था, अगर आपने देखा हो, कुछ हिस्से मैंने भी देखे हैं। तो उसमें भी है कि रणजीत सिंह कैसे बहादुर आदमी थे कि ब्रिटिशों ने, अंग्रेजों ने कभी उन पर आक्रमण करने की सोची नहीं। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके सरदारों ने और उनकी रानियों ने जो षड्यंत्र किया आपस में, प्रसाद जी ने उस षड्यंत्र का पूरा जिक्र उस कविता में किया है। लेकिन एक अटारी वाला था, उसका लड़का था ये शेर सिंह। और मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि राजा रणजीत सिंह का भी एक लड़का शेर सिंह था, लेकिन वो शेर सिंह नहीं है ये। बहुत सारे इतिहासकारों से मैंने पूछा तो उसी को बताते हैं, लेकिन बाद में पता चला, जो पंजाब के खास तौर से इतिहासकार हैं उनसे मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, उसका कोई रिश्ता नहीं है इससे, वो अटारी वाले का बेटा है वो। और उसने वो कोशिश की थी कि हम अंग्रेजों को हरा दें। 3 युद्ध हुए,
एक तो पहले हुआ, और सुबरावाला में जो युद्ध हुआ उसमें पराजित हुआ वो, क्योंकि वहां भी गद्दारियां हुई। तो पूरे गद्दारियों से राजा रणजीत सिंह का, उनके शौर्य का, जो पराक्रम का मस्तक नीचे हुआ, उसे लेकर शेर सिंह समस्त जो है वो ग्लानि व्यक्त कर रहा है, अपने को भी अपराधी मान रहा है। ये जो दो कविताएं हैं प्रसाद की, शेर सिंह का सत समर्पण और प्रलय की छाया, उन लोगों के खिलाफ है जो देश के प्रति, समाज के प्रति गद्दारियां करते हैं, और बाद में उनका हश्र क्या होता है ये प्रसाद बताना चाहते हैं। आप जरा आप देखिए कि कहां जन्मेजय का नाग यज्ञ महाभारत काल, और कहां ध्रुव सामनी हर्ष माने गुप्त काल, और कहां फिर ये सौंदर्य शिल्प, और कहां महाराणा, और कहां फिर प्रलय की छाया, और कहां फिर शेर सिंह का सत्समर्पण। प्रसाद इतिहास की कितनी लंबी चौड़ी यात्रा करते हैं, महाभारत काल से लेकर के बौद्ध काल तो उसमें आ ही जाता है, महाभारत काल से लेकर के बौद्ध काल, बौद्ध काल से लेकर के ब्रिटिश काल तक प्रसाद इतिहास की यात्रा करते हैं। इससे अभी पता लगा लीजिए कि अगर प्रसाद को इतनी बारीक जानकारियां नहीं होती तो क्या इतनी लंबी यात्रा में इतनी रचनाएं कर लेते। उन्होंने कितना पढ़ा होगा इसकी आप कल्पना करें। तो इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उनका इतिहास बोध कोई काल्पनिक आधार पर नहीं था कि वो कल्पना कर रहे हो, पुराण लिख रहे हो। नहीं, पुराण नहीं लिखा। मेरे गुरुजी ने ठीक लिखा कि वो शुद्ध रूप से ऐतिहासिक हैं और सांस्कृतिक हैं, इसलिए कि सांस्कृतिक जीवन के मूल्य ही किसी जाति की पहचान होते हैं, इसलिए वो सांस्कृतिक भी हैं और ऐतिहासिक भी। अंतिम जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वो कामायनी को लेकर के है। मजेदार बात यह है, कामायनी में दो शब्दों का प्रयोग करते हैं प्रसाद। एक शब्द का प्रयोग वो कर रहे हैं कि जो कामायनी है इसका ये इतिहास भी है, और दूसरा प्रयोग वो कर रहे हैं कि कामायनी जो है वो आख्यान भी है। ये दो शब्द ऐसे हैं जो बड़े विचित्र हैं, और इन दोनों शब्दों को जब आप विचारें क्या रिश्ता है, जिन्होंने संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखा है, तो आपको पता चलेगा कि एबी कीथ ने यह कहा है कि जो कहानियां लिखी जाती हैं कल्पना आधारित, उनको आख्यान नहीं कहते। आख्यान सिर्फ वे हैं जिनमें इतिहास मिश्रित रहता है, माने मूल आधार इतिहास रहता है, उसमें कल्पना मिलाई जाती है, तब वो आख्यान होता है। और अगर वो कल्पना ना मिलाई जाए तो शुद्ध इतिहास होता है, जिसको नीरस इतिहास कहते हैं, जो इतिहासकार लोग लिखते हैं। कई शब्द हैं प्राचीन परंपरा में। आज मैं अपने मित्र राधा वल्लभ जी त्रिपाठी से पूछ रहा था कि ये जो इतिहास है, गाथा है, नाराशंसी है, और इसके साथ साथ ये जो आख्यान है, ये क्या है सब। क्योंकि मैं जब कभी संस्कृत साहित्य के पदों पर विचलित होता हूं, भ्रमित होता हूं, तो मैं अपने मार्ग निर्देशक के रूप में उन्हीं से व्याख्या करवाता हूं और उन्हीं से जानकारियां लेता हूं। तो मैं आपसे कहूं कि उन्होंने जो कहा कि ये जो नाराशंसी है ये तो महत्वपूर्ण व्यक्तियों की प्रशंसा का काव्य है, तब मैंने उनसे कहा कि शुक्ल जी ने जो हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हुए वीर गाथा काल वाली बात कही, उन्होंने क्यों इसको वीर गाथा काल कह दिया। तो उन्होंने कहा कि या तो शुक्ल जी को पता नहीं रहा होगा कि नाराशंसी नाम का भी कोई काव्य होता है। मैंने फिर उनसे एक सवाल किया कि आप कृपा करके हमको यह भी बताएं कि शुक्ल जी ने जो वीर गाथा कहा, ये कहीं बैलेट से तो नहीं ले लिया, पश्चिम से। और उनको नहीं पता होगा, ये मेरा मन नहीं कह रहा कि मैं मान लूं, क्योंकि शुक्ल जैसे महान आचार्य के बारे में इस तरह की बातें सोचना भी अपराध मान लिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई जरूरी थोड़े है कि शुक्ल जी को सब पता ही रहा हो। तो मैंने कहा कि मैंने फिर उनसे एक सवाल किया जो आप मित्रों से भी शेयर कर रहा हूं, इस पर आप सोचिए
कि जब हमारे रचयिता खुद कह रहे हैं कि हमारा काव्य जो है वीर गाथा काव्य नहीं, वीर गाथा नहीं है, वो रासो है, तो सीधे सीधे रासो काल ही क्यों नहीं शुक्ल जी ने मान लिया, जैसा कि राहुल संकीर्तन उसको कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि शुक्ल जी उस समय पश्चिम के बहुत सारे पारिभाषिक पदों से आक्रांत हों, इसलिए उन्होंने कह दिया। तो आख्यान के बारे में फिर मैंने कहा कि आप गाथा बताइए, तो गाथा उन्होंने कहा कि वो लिरिक है एक प्रकार का। गाथा। तो मैंने कहा फिर आख्यान, तो उन्होंने कहा आप लिखते हैं कि प्रसाद ये बात आख्यान और इतिहास को मिलाकर कह रहे हैं। इतिहास शायद इसलिए कह रहे हैं कि शतपथ ब्राह्मण में प्रलय की कथा का वर्णन है, और आख्यान इसलिए कह रहे हैं कि कामायनी में और मनु श्रद्धा और इड़ा की कथा में कुछ कुछ कल्पना भी मिली होगी, इसलिए सारे पुराण आख्यान कहे जाते हैं। महाभारत जो है वह भी आख्यान है, लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल जैसे महान चिंतक ने, जो उसी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आचार्य थे, उन्होंने कहा कि मैं तो महाभारत को पुराण मानता हूं, लिख दिया है उन्होंने भारत सावित्री वाले ग्रंथ में। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के शास्त्र में हैं, संस्कृत चिंतन में है। गाथा, नाराशंसी, आख्यान, महाख्यान, उपाख्यान और इतिहास। तो इसलिए मैं आपसे यहां कहना चाहता हूं कि प्रसाद ने इतिहास का भी इस्तेमाल किया भूमिका में, और उन्होंने आख्यान का इस्तेमाल भी किया। अब जरा इस पर विचार कीजिए, कामायनी क्या है? कामायनी आख्यान है या इतिहास है, या आख्यान और इतिहास दोनों है? तो अगर हम शतपथ ब्राह्मण की प्रलय की कथा को सत्य माने, जो कि तमाम संस्कृतियों में अलग अलग ढंग से प्रचलित है, इस्लाम में भी है, ईसाइयत में तो है ही नूह की कथा, और अपने यहां है ही। तो एक तो प्रसाद जी ये भी कहना चाहते हैं कि कामायनी की जो सभ्यता है वो मानव सभ्यता है, देव सभ्यता नहीं है। और मानव सभ्यता इसलिए कि वो देव सभ्यता के बेहद विरुद्ध हैं प्रसाद, और वो बार बार ये बात कहते हैं, जिसे उन्होंने चिंता सर्ग में दिखा भी दिया कि देवता लोग जो थे इनका जीवन बड़ा अनियंत्रित था, अतिशय भोग विलासी थे, कामाचारी थे, और उसके बाद ये अपने अलावा किसी की सत्ता को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, और इनको लगता था कि यही परम ब्रह्म है, इसलिए इनकी संस्कृति और इनकी सभ्यता नष्ट हुई। इसलिए जो देव सभ्यता का विनाश प्रसाद जी दिखा रहे हैं और उस प्रलय की भयानकता प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उसमें प्रसाद मान रहे हैं कि ऐसी दैवी सभ्यता किस काम की, जो केवल हर प्रत्येक वस्तु को भोग की वस्तु समझे। चिंता सर्ग उनका इसी पर है। यहां आकर अचानक मुझे गांधी की याद आती है, और इसलिए आती है कि गांधी ने हम आधुनिक सभ्यता वालों को यह बात कही कि प्रकृति के पास इतनी समृद्धि है, इतना वैभव है कि वो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन प्रकृति के पास इतनी लाचारी भी संभव हो सकती है जब किसी भूखे आदमी की भूख को वो तृप्त न कर पाए, क्योंकि उसे भूख नहीं है, सिर्फ सत्ता और भोग की भूख है। तो इसलिए गांधी और प्रसाद में यहां मुझे बेहद समानता दिखती है, और उस समानता को हमको ध्यान में रख करके ही कामायनी में मानव सभ्यता के विकास को पहचानना पड़ेगा। कामायनी की जो मानव सभ्यता है वह अभी कोई बहुत दूध की धुली हुई नहीं है। जैसा भवानी भाई ने अपनी कविता में लिख दिया कि निरापद कोई नहीं है
ठीक आदमकद कोई नहीं है, न तुम न मैं न वे, न वे न तुम न मैं। फिर उसके बाद एक टुकड़ा लिखते हैं, कोई है, कोई है, कोई है, जिसकी जिंदगी दूध की धोई है, हो तो भी नहीं है, दूध किसी का धो भी नहीं। ये जो बात भवानी भाई में भी देव सभ्यता के बहुत सारे अवशेष रहे होंगे, लेकिन कुल मिला के जो मनु जिस सभ्यता का निर्माण करने चले हैं, इसलिए वो निरंतर श्रद्धा के संपर्क में आने के बाद आकुल और किलाद के संपर्क में भी आते हैं। माने प्रसाद ये गुंजाइश रखते हैं कि मानव सभ्यता भी चूकें करेगी, लेकिन जब चूकें करेगी तो उसे अपनी चूकों का खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा, और उस खमियाजे को भुगतने के लिए उसे तैयार रहना पड़ेगा। चला जाएगा जैसा ईड़ा सर के बाद आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो प्रसाद, वो नई सभ्यता क्या, उस रहस्यवाद वाले निबंध में जहां प्रसाद कहते हैं कि सारी सृष्टि काम के द्वारा गई है, लेकिन वो स्पष्ट करते हैं कि काम जो है वो पश्चिम का लव मात्र नहीं है, सेक्स मात्र नहीं है, वो भारत का वो राग भाव है जो सृष्टि के रचने का कारण है, और सृष्टि में होने का कारण है, और सृष्टि के होने का कारण। लेकिन आपको उसकी लिमिट, उसकी मर्यादा बांधनी पड़ेगी। इसलिए मैं अपने प्राय हर वक्तव्य में वो दो शब्द उपनिषद का लाता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, श्रेय और प्रेय। प्रेय का मतलब, जिसके लिए अंग्रेजी में कहावत चलती है कि जो ग्लिटरस है, चमकीला है, जगमग है, वो प्रेय है। लेकिन अगर उसको मुझे घरेलू भाषा में समझाना हो तो सादा दाल, सादी दाल, सादा सादी रोटी, सीधे सीधे शुद्ध भात, उसी के बगल में अचार और चटनी। तो अचार और चटनी को आप प्रेय मान लीजिए, जो आपके स्वाद को बढ़ा तो सकते हैं लेकिन जीवन नहीं दे सकते। अगर हम दाल को, भात को, रोटी को छोड़ के केवल चटनी और अचार खाने लगे तो मर जाएंगे। यही प्रेय है। प्रेय बहुत स्वादिष्ट होता है, रुचिकारक होता है, आकर्षक होता है, लेकिन वह जीवन को रचने और जीवन को धारण करने की क्षमता से संपन्न नहीं होता, क्योंकि जीवन हमें मिला है इसके आगे जाने के लिए। प्रसाद की कविता है प्रेम पथिक, उसमें प्रसाद जी का जो कथन है उसको हमेशा याद रखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। तो प्रसाद जो है वो वस्तुतः ये कहना चाहते हैं कि शादी कीजिए, गृहस्थी कीजिए, दिनचर्या मान करके उसी में लिपट करके मर मत जाइए। आप कमल में पड़े हुए भंवरे की स्थिति में मत आइए। आप उसका रसपान तो कीजिए, परागपान तो कीजिए, लेकिन इस होश में भी, इस चेतना में भी रहिए कि आपको उससे मुक्त होकर के बाहर भी आना है। श्रेय यही है जो आपको अलग दिशा में, अलग मार्ग पर ले जाता है। यही प्रसाद का आनंद मार्ग है। आनंद मार्ग का रास्ता श्रेय से फूटता है और भोग का रास्ता प्रेय से फूटता है। तो प्रसाद जो है वो इस संसार में जिस तरह का अनुभव कर रहे थे धीरे धीरे, वो अनुभव यही था कि ये नया हिंदुस्तान कहीं फिर से भोग की तरफ न बढ़ने लगे। आजकल एक शब्द चलता है ना, कंज्यूमर्स। अब हम पहले ह्यूमन रिसोर्स पर्सन, माने हमारा शिक्षा मंत्रालय जो है पहले ह्यूमन रिसोर्स मंत्रालय था, हम रिसोर्स थे, मनुष्य नहीं थे। अब बाजार ने हमको कर दिया कि नहीं, आप कंज्यूमर हैं, मनुष्य नहीं है। हमारी ये दुर्गति, हमारी ये पहचान बन गई। प्रसाद कहते थे तुम्हें इस ह्यूमन रिसोर्स से और इस जो
भोगवादी बाजार है, इसके बाजार के ग्राहक के तौर पर, इससे नहीं, मनुष्यता की तरफ बढ़ना है। ये जो मनुष्यता है वह अकेले का सुख नहीं है, अकेले का दुख नहीं है, वो सामूहिकता का है, जिसको श्रद्धा ने मनु को समझाया कि औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ। अपने सुख को सीमित कर लो, सबको सुखी बनाओ। ये कबीर दास वगैरह भी खूब कह गए, इसलिए इसको आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं। तो प्रसाद का इतिहास बोध केवल मोटी मोटी तौर पर इतिहास का आकलन नहीं है, उस इतिहास में चेतना की कितनी करवटें हैं, संस्कृतियों के कितने मूल्य हैं, जीवन के कितने जरूरी मर्यादाएं हैं। और प्रसाद जी एक बात और कहते हैं कि संस्कृति ही सौंदर्य बोध की पराकाष्ठा है। इसलिए जिसका सौंदर्य बोध सबसे परिष्कृत होगा, उसकी संस्कृति भी सबसे ऊंची होगी। उर्दू में लोग ये नहीं पूछते आपका घर कहाँ है, उर्दू में पूछते हैं जी आपका दौलत खाना कहाँ है। माने सीधे सीधे तो पूछ सकते हैं कि आपका घर कहाँ है, और आपका दौलत खाना कहाँ है तो जवाब देते हैं उर्दू वाले कि जी मेरे गरीब खाना तो उधर है वहां। ये जो दो शब्द हैं, दौलत खाना, पूछने वाला जिससे पूछा जा रहा है उसको गौरव दे रहा है, और बताने वाला जवाब में विनम्रता पेश कर रहा है। संस्कृति का सौंदर्य यहां है। तो आप जरा देखें कि प्रसाद का इतिहास बोध, ऐतिहासिक चेतना क्या है, उनके नाटक के संदर्भ में, उनकी कविता के संदर्भ में और उनकी कहानियों के संदर्भ में। अगर प्रसाद के इतिहास बोध को हमने ठीक से समझ लिया तो एक तो हम इतिहास बोध को भी ठीक से समझ लेंगे और अपने जाति स्वरूप की स्मृति में भी आ जाएंगे। मित्रों, बोलते बोलते अब मैं काफी बोल चुका हूं और काफी लंबा चौड़ा इस पे कहा जा सकता है, लेकिन न मेरी इतनी जानकारियां हैं और न मेरी इतनी क्षमता है कि मैं इससे अधिक कुछ कह सकूं। आपने अनेक बाधाओं के बावजूद मुझे सुना। मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूं, और खास तौर से मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूं अपने छोटे भाई सूर्य नारायण सिंह, अपने प्रिय भाई विवेक निराला, और कल हमारे मित्र दिनेश कुमार ने हमसे बहुत सारी बातें की थी प्रसाद को लेकर, उससे भी मैं थोड़ा आंदोलित हुआ था। मैं इस अवसर पर उन्हें भी याद करके इन सब मित्रों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मैंने अगर कुछ सार्थक बातें कही हैं तो ठीक है, अन्यथा आप इसे भुला देंगे तो आपको कम से कम उस बहाने ही आपको अपने स्वरूप की याद तो आ ही जाएगी। धन्यवाद। जी सर, आपको अपने स्वरूप की याद तो आ ही जाएगी। धन्यवाद। मैं इस विस्तृत व्याख्यान के लिए जिसमें प्रसाद की इतिहास दृष्टि, प्रसाद की सांस्कृतिक चेतना, उनका इतिहास बोध, जी सर, आपको अपने स्वरूप कैसे एक सेकुलर दृष्टिकोण था उनके पास मध्यकाल को देखने का, इस विस्तृत व्याख्यान और इन सारे सवालों के साथ सर ने बहुत ही सुविचारित और बहुत ही व्यापक दायरा बनाकर बातचीत की। जाहिर सी इसमें बहुत संकेत थे, और यह संकेत इसलिए उन्होंने दिए कि आने वाली जो उनकी किताब है उसमें उन्होंने प्रसाद पर बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही विस्तार से विचार किया है। एक तरह से उसका सार संक्षेप, उसके प्रमुख बिंदु, हाइलाइट्स उन्होंने यहाँ पेश किए। वह पुस्तक जब प्रकाशित होकर साहित्य भंडार इलाहाबाद से आ जाएगी तो हम लोग किसी बहाने उस पर फिर चर्चा करेंगे। हमें उम्मीद है कि बुद्धिजीवी समाज उसका बहुत स्वागत करेगा। यहाँ भी जो लोग जुड़े थे उन सब ने इस व्याख्यान की बहुत ही प्रशंसा की है, बहुत इससे सुख उठाया, बौद्धिक सुख मिला। मैं सबकी ओर से, अपनी ओर से, अपने मित्र विवेक की ओर से, अपने मित्र दिनेश कुमार जी की ओर से, मुक्तिबोध साहित्यिक मंच की ओर से इस व्याख्यान के लिए, इस सारगर्भित व्याख्यान के लिए प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह सर का बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ, उनके प्रति बहुत कृतज्ञता प्रकट करता हूँ
कि उन्होंने हमारे मंच से जुड़कर एक साथ व्याख्यान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार।